गांव का नाम था सोनपुर। एक ऐसा गांव जहां लोग कम बोलते थे लेकिन नजरें बहुत कुछ कह जाती थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर घर में कोई न कोई अधूरी कहानी। इसी गांव में एक दिन एक नई दुल्हन आई थी। नाम था सीमा। नई दुल्हन लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां और आंखों में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी। शादी बड़े शोर से नहीं हुई थी, लेकिन सादगी में भी एक अलग चमक थी। सीमा की शादी रमेश से हुई थी। रमेश मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन गरीब था। शादी के बाद सीमा ने जब घर में कदम रखा तो सबसे पहले सास के पैर छुए। सास ने सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बिटिया। सीमा मुस्कुराई, लेकिन उसे पता था खुश रहना यहाँ आसान नहीं होगा। घर की हकीकत, घर छोटा था, 2 कमरे, एक पुराना आंगन। सास बीमार रहती थी, दवाइयों का खर्च, ऊपर से कर्ज। और घर में एक और था, अमन, रमेश का छोटा भाई। उम्र सिर्फ 15 साल, आंखों में सपने लेकिन जेब खाली। सीमा ने पहले ही दिन घर को ध्यान से देखा और मन ही मन बोली, अब यही मेरी दुनिया है। पहली सुबह, अगली सुबह सीमा सबसे पहले उठी। चूल्हा जलाया, चाय बनाई, घर बुहारा। सास हैरान थी, अरे बहू, इतना सब तू क्यों कर रही है? सीमा ने सादगी से कहा, ये घर मेरा है माँ। अमन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा भाभी अलग है। रमेश की चिंता। रमेश रोज खदान में काम करता था। काम खतरनाक था, लेकिन मजबूरी थी। एक शाम रमेश बोला, सीमा, अगर कुछ हो गया तो अमन का ख्याल रखना। सीमा ने तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल डर गया था। किस्मत का पहला वार। शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रात खदान से खबर आई, हादसा हुआ था। रमेश गंभीर था। सीमा दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। सास रोती रही, अमन कांपता रहा। डॉक्टर बाहर आया, एक ही लाइन, हम मरीज को बचा नहीं पाए। उजड़ता सुहाग। सीमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी दुनिया वहीं रुक गई। अगले दिन सफेद साड़ी, टूटती चूड़ियां। गांव की औरतें बोलीं, अभी तो आए थी। कोई नहीं जानता था कि इस औरत की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अकेली औरत। 13वें दिन के बाद लोग बदल गए। जो कल तक बहू कहते थे, आज नजर चुराने लगे। कुछ नजरें बहुत देर तक रुकती थीं। सीमा सब समझ रही थी। एक रात अमन रोते हुए बोला, भाभी, अब क्या होगा? सीमा ने उसका सिर सीने से लगा लिया, अब मैं हूं ना। सीमा को नहीं पता था कि आगे उसे क्या क्या खोना पड़ेगा, लेकिन उसने तय कर लिया था, ये घर टूटने नहीं दूंगी। रमेश को गए अब 3 महीने हो चुके थे। घर में अब भी उसकी आवाज गूंजती लगती थी। कभी दरवाजा खड़के तो सीमा पलटकर देखती, जैसे रमेश आ गया हो। लेकिन हर बार सामने सिर्फ खामोशी होती। बदला हुआ घर। पहले जो घर लोगों से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा बस गया था। सास ज्यादातर समय खाट पर पड़ी रहती। दवाइयां बढ़ती जा रही थीं और पैसे खत्म होते जा रहे थे। अमन स्कूल जाता तो लोग पीछे से कहते, बेचारा, अब इसका भविष्य क्या होगा? अमन सुन लेता लेकिन चुप रहता। समाज की नज़र सीमा को अब घर से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा था। कुएं पर पानी भरने जाती तो बातें रुक जाती। पीछे से फुसफुसाहट, जवान विधवा है, ज्यादा दिन अकेली नहीं रहेगी। सीमा के हाथ कांपते, लेकिन उसने सिर झुकाना नहीं सीखा था। वो मन ही मन कहती, मैं गलत नहीं हूँ, तो डर क्यों? फ्लाइंग मनी, गरीबी का हमला। एक दिन घर में अनाज खत्म हो गया। सीमा ने गिनती की, पैसे बस 3 दिन के। उस रात वो देर तक जागती रही। रमेश की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, तुम चले गए लेकिन जिम्मेदारी छोड़ गए। काम की शुरुआत। अगली सुबह सीमा ने कड़ा फैसला लिया। वो खेतों में काम करने गई। पहले दिन हाथ छिल गए, धूप ने चेहरा जला दिया, लेकिन शाम को जब मुट्ठी में कुछ नोट आए तो आंखों में सुकून था। घर आकर उसने अमन से कहा, कल से तू बस पढ़ेगा। अमन की परेशानी। स्कूल में अमन की फीस बाकी थी। मास्टर ने साफ कह दिया, बिना फीस नाम काटना पड़ेगा। अमन घर आया तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सीमा समझ गई। रात को अमन के सोने के बाद सीमा ने अपने संदूक को खोला। उसमें रखा था शादी का मंगलसूत्र, चांदी की पायल, आखिरी यादें। उसने आंख बंद की और सब कपड़े में बांध लिया। सबसे पहला बलिदान। अगले दिन सीमा शहर गई। शाम को लौटी तो गले में मंगलसूत्र नहीं था। अमन ने देख लिया। भाभी, सीमा मुस्कुरा दी, कुछ चीजें यादों में ज्यादा सुरक्षित होती हैं। फीस भर दी गई थी। अमन उस रात चुपचाप रोता रहा। सास ने देखा तो समझ गई। कमजोर हाथ से सीमा का सिर सहलाया, बिटिया, तू बहू नहीं मेरी बेटी है। सीमा पहली बार फूट फूट कर रोई। रात को जब सब सो जाते, सीमा छत पर बैठकर आसमान देखती। खुद से सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी? लेकिन अगले ही पल अमन का चेहरा याद आता और वो फिर मजबूत बन जाती।
सीमा नहीं जानती था कि समाज अभी और जहर उगलेगा, और एक आदमी उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहा था। रमेश को गए अब 1 साल हो चुका था। सीमा की साड़ी अब भी सफेद थी, लेकिन उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी थी। वो अब खेतों में काम करती, सिलाई भी करती और रात को अमन की पढ़ाई देखती। गांव वाले हैरान थे, इतना सब अकेली कैसे संभाल रही है, लेकिन हर कोई हैरान नहीं था। कुछ लोग मौका ढूंढ रहे थे। हरदेव की एंट्री गांव का सबसे पैसा वाला आदमी था। हरदेव, बड़ी मूंछें, बड़ा घर और उससे भी बड़ी जुबान। लोग उससे डरते थे। हरदेव की नजर कई दिनों से सीमा पर थी। वो सोचता, अकेली है, मजबूर है। पहली टक्कर एक शाम सीमा खेत से लौट रही थी। रास्ते में हरदेव खड़ा मिल गया। सीमा बहू, इतनी मेहनत क्यों करती हो? सीमा रुकी नहीं, रास्ता दीजिए। हरदेव हंस दिया, इतनी अकड़ अच्छी नहीं। सीमा पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखी। अकड़ नहीं है, इज्जत है। हरदेव को ये जवाब चुभ गया। जहर फैलना शुरू। अगले दिन गांव में बातें उड़ने लगी। हरदेव और सीमा अकेले बात करते देखे गए। सीमा को पता चला तो दिल कांप गया। उसने सोचा, सच होने की जरूरत नहीं, बदनाम करने के लिए बात काफी है। अमन ने ये बातें सुनी तो खून खौल उठा। वो सीधा हरदेव के घर पहुंचा। मेरी भाभी का नाम अपने मुंह से मत लो। हरदेव हंसा, सच कड़वा होता है बेटा। उसी वक्त सीमा वहां पहुंच गई। उसने सबके सामने अमन को थप्पड़ मारा। पूरा गांव सन। लड़ाई से औरत की इज्जत नहीं बचती। अमन की आंखें भर आईं। अंदर की टूटन रात को सीमा अकेली बैठी। खुद से बोली, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं जिंदा हूं? वो रोई नहीं, लेकिन दर्द बहुत था। अमन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, अब भाभी को अकेले नहीं लड़ने दूंगा। समाज का फैसला। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने कहा, पंचायत बैठेगी। सीमा समझ गई, तूफान आ रहा है। उस रात उसने सास के पैर दबाते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अमन को संभाल लेना। सास रो पड़ी, ऐसा कुछ नहीं होगा बिटिया। लेकिन डर सबके दिल में था। सीमा नहीं जानती थी कि पंचायत में उस पर ऐसा आरोप लगेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, आज पंचायत बैठेगी। सीमा के घर के बाहर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। कुछ देखने आए थे, कुछ फैसला सुनाने। सीमा ने सफेद साड़ी ठीक की, सिर ढका और आईने में खुद को देखा। आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल, मैंने गलत क्या किया? पंचायत की तैयारी। गांव के चौपाल पर चारपायां बिछी थीं। बीच में पंचायत के बुजुर्ग, एक तरफ हरदेव और उसके लोग, दूसरी तरफ सीमा, सास और अमन। अमन का दिल तेज धड़क रहा था। सीमा ने उसका हाथ दबाया, चुप रहना, सच अपने आप बोलेगा। पहला आरोप। पंचायत के मुखिया ने कहा, सीमा बहू, तुम पर आरोप है कि तुम हरदेव से अकेले मिलती हो। पूरा गांव सन। सीमा ने सिर उठाया, ये झूठ है। हरदेव तुरंत बोला, मैंने तो कई बार देखा है। सीमा की सांस कांप उठी। गवाह गड़े गए। 2 आदमी खड़े हुए, हमने भी देखा है। सीमा समझ गई, सब खरीदे हुए हैं। उसने शांत आवाज में कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सबूत दीजिए। हरदेव हंस दिया, औरत के लिए बात ही काफी होती है। ये शब्द अमन के सीने में चाकू की तरह लगे। अमन का फटना। अमन उठ खड़ा हुआ, अगर मेरी भाभी गलत है तो मैं भी गलत हूँ। पंचायत चिल्लाई, बैठ जा। सीमा ने फिर से अमन को देखा। चुप। अमन बैठ गया, लेकिन आंखें आग उगल रही थीं। सबसे गंदा फैसला। पंचायत का मुखिया बोला, सीमा बहू, बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है। सब लोग चुप। या तो हरदेव से शादी कर लो, पूरा गांव सन, या गांव छोड़ दो। सीमा को जैसे सांस लेना भूल गया। सीमा का जवाब। सीमा खड़ी हुई, धीमी लेकिन कांपती नहीं हुई आवाज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि किसी मजबूरी में अपनी इज्जत बेच दूं। पूरा चौपाल खामोश। और गांव छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगी। सास रो पड़ी। अमन उठ खड़ा हुआ। अमन का फैसला। अमन ने सबके सामने कहा, अगर मेरी भाभी जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। सीमा ने उसे देखा, नहीं अमन, तेरा भविष्य यही है। लेकिन अमन नहीं माना। घर की आखिरी रात। उसी रात घर में सन्नाटा था। सीमा सामान बांध रही थी। अमन बोला, मैं भी चलूंगा। सीमा ने पहली बार कड़ा फैसला लिया, नहीं, तू यहीं रहेगा और पढ़ेगा। उसने अमन को जोर से गले लगाया। सीमा गांव छोड़ने वाली थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी चुपचाप विदाई सबसे बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। सुबह होने से पहले ही सीमा घर से निकल पड़ी। कंधे पर छोटा सा बैग, दिल में ढेर सारा दर्द और आंखों में एक ही चेहरा, अमन। गांव की आखिरी गली पीछे छूट रही थी। सीमा ने पलटकर नहीं देखा। अगर देख लेती तो शायद रुक जाती। अनजान शहर। बस ने उसे शहर के बस अड्डे पर उतार दिया। चारों तरफ शोर,
अजनबी चेहरे और भीड़ में अकेलापन। सीमा ने खुद से कहा, अब रोने का वक्त नहीं है। उसके पास कुछ ही पैसे थे, रहने की जगह नहीं, काम भी तय नहीं। पहला सहारा बस अड्डे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, शांति अम्मा। सीमा की हालत देखकर पूछ बैठी, किसी को ढूंढ रही है बेटी? सीमा ने सब सच बता दिया। शांति अम्मा ने कहा, मेरे साथ चल, काम भी मिल जाएगा और छत भी। सीमा ने पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली। मेहनत फिर शुरू। शांति अम्मा कपड़े सिलने का काम करती थी। सीमा के हाथ पहले से सधे हुए थे। जल्दी ही आस पड़ोस में उसका नाम फैल गया। काम साफ है, औरत ईमानदार है, दिन भर काम, रात को थकान। लेकिन हर रात सीमा अमन को याद करती। अमन की चिट्ठी। एक दिन शांति अम्मा ने कहा, तेरे नाम चिट्ठी आई है। सीमा के हाथ कांप गए। अमन ने लिखा था, भाभी मैं पढ़ रहा हूँ। सास माँ ठीक हैं, आपको बदनाम करने वाले अब भी जहर उगलते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन सच बाहर आएगा। सीमा रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे, सच की पहली झलक। एक शाम सीमा के पास एक अनजान आदमी आया। नाम बताया, रघु। आप सोनपुर की सीमा हैं? सीमा डर गई। रघु बोला, डरिए मत, मैं उसी खदान में काम करता था जहां आपके पति की मौत हुई। सीमा का दिल तेज धड़कने लगा। बड़ा खुलासा। रघु ने धीरे से कहा, वो हादसा नहीं था। सीमा की आंखें फैल गईं। खदान में सुरक्षा के पैसे खाए गए थे। शिकायत रमेश ने की थी। सीमा समझ गई। और हरदेव उसी ठेके में पार्टनर था। हवा जैसे रुक गई, अंदर जगह तूफान। सीमा देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर ये सच है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। रघु बोला, रास्ता आसान नहीं है। सीमा की आंखों में पहली बार डर नहीं, हौसला था। मैं पहले भी टूट चुकी हूँ, अब लड़ना जानती हूँ। सीमा अब सिर्फ एक मजबूर औरत नहीं थी, वो सच लेकर लौटने वाली थी, और ये सच पूरे गांव को हिला देने वाला था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सीमा को गांव छोड़े अब 3 साल हो चुके थे, और इन 3 सालों में एक कमजोर औरत खुद को मजबूत इंसान में बदल चुकी थी। शहर में नई पहचान। शांति अम्मा की मदद से सीमा अब छोटा सा सिलाई सेंटर चलाने लगी थी। पास पड़ोस की औरतें उससे काम सीखने आती। लोग कहते, सीमा दीदी अलग हैं, लेकिन सीमा जानती थी उसकी असली लड़ाई अभी बाकी है। कानूनी रास्ता। रघु फिर आया, इस बार कुछ कागजों के साथ। ये सबूत हैं, खदान की फाइलें, रमेश की शिकायत। सीमा ने पहली बार किसी वकील से मिलने का फैसला किया। वकील ने साफ कहा, केस मुश्किल है, सामने बहुत ताकतवर लोग हैं। सीमा ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। केस दर्ज। कई हफ्तों की मशक्कत के बाद आखिरकार केस दर्ज हुआ। न्यूज़पेपर में छोटी सी खबर छपी, खदान हादसे में लापरवाही का आरोप। सीमा ने वो कतरन अमन के नाम भेज दी। अमन अब बड़ा हो चुका था। उधर अमन अब 20 साल का हो चुका था, कॉलेज में पढ़ रहा था। लोग अब भी पीछे बातें करते थे, लेकिन अमन चुप नहीं रहता था। वो कहता, मेरी भाभी गलत नहीं है। हरदेव की बेचैनी। अखबार की खबर हरदेव तक भी पहुंची। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। ये औरत अब भी जिंदा है। उसने अपने आदमी भेजे, पता लगाओ कहाँ है, क्या कर रही है। हरदेव को डर लगने लगा था। धमकी। एक रात सीमा के फोन पर कॉल आया, भारी आवाज, पुरानी बातें मत खोदो। सीमा ने बिना कांपे कहा, सच दबाने से और गहरा हो जाता है। फोन कट गया। शांति अम्मा डर गई, बेटी पीछे हट जा। सीमा ने सिर हिला दिया, अब नहीं। अमन का फैसला। अमन को केस के बारे में पता चला तो उसने चिट्ठी नहीं फोन किया। भाभी अब आप अकेली नहीं लड़ेंगी। सीमा की आंखें भर आईं। तू पढ़ाई छोड़कर यहाँ मत आना। अमन बोला, मैं वकील बनूंगा भाभी, आपके लिए। अंदर की ताकत। उस रात सीमा देर तक जागी। रमेश की तस्वीर के सामने बोली, अब तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। उसने आंसू पोंछे और अगली सुनवाई की तारीख देखी। सच की राह अब खुल चुकी थी, लेकिन अगली चाल हरदेव की होने वाली थी, और वो चाल सबसे खतरनाक थी। खतरा जब पास आता है तो हवा भी भारी लगने लगती है। सीमा को ये एहसास हो चुका था कि हरदेव अब चुप बैठने वाला नहीं। हरदेव की चाल। हरदेव ने अपने आदमियों से कहा, अगर सच बाहर आ गया तो हम सब डूब जाएंगे। उसने एक नया रास्ता चुना, औरत को बदनाम कर दो, फिर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। अगले ही हफ्ते एक झूठी खबर फैली, सीमा शहर में गलत काम करती है। खबर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। सीमा का सिलाई सेंटर सूना होने लगा। शांति अम्मा रो पड़ी, बेटी ये लोग तुझे खत्म कर देंगे। टूटती हिम्मत। पहली बार सीमा सच में डर गई। काम बंद, लोग दूर और धमकियां रोज। एक रात उसने सोचा, क्या चुप हो जाना ही बेहतर है। उसी पर फोन बजा। अमन की वापसी। फोन पर आवाज, भाभी
मैं आ रहा हूँ। अगले दिन अमन शहर पहुँच गया। अब वो लड़का नहीं आदमी बन चुका था। सीमा उसे देखकर रो पड़ी। मैंने मना किया था, अमन ने जवाब दिया। अब आप मुझे रोक नहीं सकती। सबूतों का हथियार अमन रघु से मिला। सब फाइलें देखी। भाभी, अगर ये सब कोर्ट में गया तो हरदेव बचेगा नहीं। लेकिन तभी एक और झटका। रघु पर हमला हुआ। वो अस्पताल में था। मरते मरते बोला, डरो मत, सच फाइल में है। सबसे बड़ा फैसला, वकील ने कहा। अब 2 रास्ते हैं। केस वापस ले लो, सीधे कोर्ट जोड़। मीडिया। सीमा पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उसने फैसला सुना दिया। सच सबके सामने जाएगा। भाभी का बलिदान। कोर्ट से एक दिन पहले सीमा को फिर धमकी मिली, अमन को संभाल लो। सीमा कांप गई। उस रात उसने अमन से कहा, कल तुम कोर्ट मत आना। अमन समझ गया, आप कुछ छुपा रही हैं। सीमा ने पहली बार झूठ बोला, मैं ठीक हूँ। अंधेरी रात, कोर्ट से पहले की रात, सीमा अकेली निकली। हरदेव के आदमियों ने उसे घेर लिया। केस वापस ले लो। सीमा ने सिर उठाकर कहा, नहीं। उसे चोट आई लेकिन उसने कागज नहीं छोड़े। सुबह तक ये खबर फैल गई, सीमा पर हमला हुआ है। अमन टूट गया। और अब कोर्ट में सिर्फ केस नहीं, इंसाफ की लड़ाई होने वाली थी। अखबार की हेडलाइन चिल्ला रही थी, खदान हादसे की गवाह महिला पर हमला। पूरे शहर में हलचल मच गई। सीमा अस्पताल के बेड पर थी। सिर पर पट्टी, हाथ में दर्द, लेकिन आंखों में अब भी हार नहीं थी। अमन उसके पास बैठा था, आंखें लाल। भाभी, अगर आपको कुछ हो जाता, सीमा ने धीमे से कहा, तो सच मर जाता। कोर्ट का दिन। अगले दिन कोर्ट में भीड़ थी। मीडिया, वकील और वो लोग जो सच को दबाना चाहते थे। सीमा व्हीलचेयर पर कोर्टरूम में आई। पूरा हॉल खामोश हो गया। जज ने पूछा, क्या आप बयान देने के लिए तैयार हैं? सीमा ने सिर हिलाया, हाँ। सबूत सामने आते हैं। अमन ने फाइलें पेश की, खदान की सेफ्टी रिपोर्ट, रमेश की लिखित शिकायत, ठेके की साझेदारी के कागज और रघु का रिकॉर्डेड बयान। वकील ने कहा, ये हादसा नहीं था, ये लापरवाही और लालच का नतीजा था। हरदेव की कुर्सी हिलने लगी। सीमा का बयान। सीमा खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई। पूरा कोर्ट सन। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पति की मौत एक गलती नहीं, एक साजिश थी। उसने हरदेव की तरफ देखा और जब मैंने सवाल उठाए तो मुझे बदनाम किया गया। हरदेव का झूठ। हरदेव के वकील ने कहा, ये सब मनगढ़ंत है। लेकिन तभी एक और झटका। खदान का पुराना मैनेजर गवाह बनकर खड़ा हुआ। हाँ, शिकायत आई थी और उसे दबाया गया। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। फैसला। जज ने हथौड़ा बजाया। कोर्ट मानता है कि खदान हादसा लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा था। हरदेव को गिरफ्तार करने का आदेश। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। गांव की चुप्पी। फैसले की खबर सोनपुर पहुंची। वही पंचायत, वही लोग अब सिर झुकाए बैठे थे। सास ने टीवी पर खबर देखी और रो पड़ी, मेरी बहू सच्ची थी। इज्जत की वापसी। कुछ दिनों बाद सीमा गांव लौटी। इस बार सफेद साड़ी में नहीं, सिर ऊंचा करके। वही लोग जो उसे निकाल रहे थे आज रास्ता छोड़ रहे थे। अमन उसके साथ था। गांव ने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सीमा के दिल में अभी एक फैसला बाकी था। सोनपुर वही था, गलियां वही थीं, घर वही था, लेकिन नजरें बदली हुई थीं। जिस चौपाल पर सीमा को अपमानित किया गया था, आज उसी चौपाल पर लोग सिर झुकाए बैठे थे। माफी की भीड़। गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, वही लोग जिन्होंने पंचायत में उसे निकाल दिया था, आज हाथ जोड़कर खड़े थे। हमें माफ कर दो। सीमा चुप रही। उसकी खामोशी सबसे भारी थी। सीमा का जवाब थोड़ी देर बाद। सीमा बोली, माफी शब्दों से नहीं, सोच बदलने से मिलती है। पूरा गांव सन। अगर आज मैं जीत गई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच नहीं छोड़ा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन मेरे जैसी कितनी औरतें होंगी जो टूट गई होंगी। लोगों की आंखें झुक गईं। घर का फैसला। सास रोते हुए बोली, बिटिया अब यही रह ले। अमन भी चुप था। सीमा ने घर की दीवारों को देखा, आंगन को देखा, यादों को देखा। फिर धीरे से कहा, मैं यहाँ रहूंगी। सबके चेहरे पर राहत। लेकिन अगली लाइन, लेकिन अब अकेली नहीं, नई शुरुआत। सीमा ने ऐलान किया, इस गांव में एक सिलाई और शिक्षा केंद्र खुलेगा, जहां विधवा, गरीब लड़कियां आत्मनिर्भर बनेंगी। वही पंचायत अब मदद का वादा कर रही थी। अमन का सपना। अमन अब कानून की पढ़ाई पूरी कर चुका था। सीमा ने सबके सामने कहा, ये मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। अमन की आंखों में आंसू थे। जो कुछ भी हूँ भाभी की वजह से हूँ। रमेश की तस्वीर। घर लौटकर सीमा ने रमेश की तस्वीर के सामने दिया जलाया। धीरे से बोली, अब तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई। हवा में एक अजीब सा सुकून था।
आखिरी सीन सुबह सिलाई केंद्र में लड़कियां बैठी थीं। हंसी, सीख और उम्मीद। सीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। अमन पास आकर बोला, भाभी। सच में भाभी जैसा कोई नहीं। सीमा मुस्कुरा, ये कहानी सिर्फ सीमा की नहीं है, ये हर उस औरत की है जो चुप रहकर भी बहुत कुछ सहती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि भाभी जैसा कोई नहीं।